नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओं का मैं लगातार मेंस देता रहा हूं। आज अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। सभी आज अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जीवन तथा अपने लक्ष्य को एक सार्थक दिशा आप दे सकते हैं। यहाँ जो भी सिलेबस है, यहाँ पीसीसीएससी हिंदी पे 15,500 से 19 से ज्यादा सिलेबस है, जो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। एससीसीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स है। पहला है प्लस कोर्स। देखिए, प्लस कोर्स दोस्त उनके लिए है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और अपनी मंजिल से अभी दूर हैं। उनके लिए यह बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसमें क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लासेज मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा। इतने 4 चीज मिलेंगे और आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन रखा गया है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 49,500 रुपए। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 72,000 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 90,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का छूट दिया जाएगा और आपको 12 महीने की जो फीस है 49,500 की जगह पे 10% छूट के साथ 44,550 रुपए। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 10% छूट के साथ 64,800 रुपए और 90,000 रुपए जो फीस है 36 महीने का, मतलब 3 साल का। अगर आप हमारा कोड AKS001 प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 90,000 की जगह पे 81,000 रुपए इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में जिस तरह हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इससे कम फीस पे कोई भी संस्थान आपको इससे बेहतर सेवा नहीं प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए दोस्त, आप लोग अन अकेडमी के इस चैनल से जुड़िए और आप लोग हमारे कोड AKS001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है। दूसरा जो दूसरा जो कोर्स है यूपीएससी सीएससी हिंदी पे, वो है आइकॉनिक कोर्स। इसमें क्या मिलता है? इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलेगा। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 69,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,07,000 और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 1,41,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है 69,500 की जगह पे बस 62,550 रुपए। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 1,07,000 है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं 10% डिस्काउंट के साथ आपको 96,300 रुपए देना होगा और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 1,41,000, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ 1,26,900 रुपए इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में देख रहे हैं कि जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है,
उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। और सोचिए कि मात्र 1,26,900 रुपए में आपको 36 महीने मतलब 3 साल तक पढ़ने का मौका मिलेगा अनएकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे। जहाँ आपका पीटी, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी हो जाएगी, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मतलब किसी तरह की कोई कमी नहीं रह जाएगी। इसलिए दोस्त आप लोग अनएकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म से ज़रूर जुड़िए। देखिए, ये आइकॉनिक जो कोर्स है वो किनके लिए है? आइकॉनिक कोर्स उनके लिए है जो अभी-अभी तैयारी शुरू किए हैं। जो अभी-अभी तैयारी शुरू किए हैं या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, जो ग्रेजुएशन पास किए हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। क्योंकि देखिए यूपीएससी, सीएससी की जो तैयारी होती है, वो 1 दिन में नहीं होती है। 1 दिन में तो होती नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए लंबा वक़्त चाहिए और उनके लिए यह बहुत ही शानदार कोर्स है। इसलिए दोस्त आप लोग अनएकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़िए और इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। यही हमारी आपसे गुज़ारिश है और आप लोग हमारे कोड AKS 001 के माध्यम से एडमिशन लीजिए तथा आप इसका फ़ायदा लीजिए। चलिए, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जो रखा गया है, 1 महीने की फ़ीस है ₹5000, 6 महीने की फ़ीस है 22,500, 24 महीने का फ़ीस है 27,500, तो 12 महीने की फ़ीस 27,500, 24 महीने की फ़ीस है ₹40,000 और 36 महीने की फ़ीस है ₹50,000। अगर आप हमारा कोड AKS 001 हमारा कोड है, अगर आप प्रयोग करते हैं इसको तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने की जो फ़ीस है वो 5,000 की जगह पे ₹4500, 6 महीने का जो फ़ीस है 22,500, अगर आप हमारा कोड का प्रयोग करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको ₹20,250, 12 महीने की जो फीस 27,500 है, अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ ₹24,750, 24 महीने का जो फीस है वह 10% डिस्काउंट के साथ ₹36,000 और 36 महीने की जो फीस है 50,000। अगर आप हमारा कोड AKS 001 का प्रयोग करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको ₹45,000 इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल ने जिस तरह हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा दिया है, उसको हम देखते हुए कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इससे कम फीस पे आपको कोई भी संस्थान इससे बेहतर आपको सेवा मुहैया नहीं करा सकती है। इसलिए दोस्त आप लोग अनएकेडमी के इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़िए और आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। यही हमारी आप सबसे गुज़ारिश है तथा आप हमारे कोड AKS 001 जो हमारा कोड है, आप उसके माध्यम से ज़रूर एडमिशन लीजिए। अनएकेडमी कम बैच शुरू किया गया है 17 जनवरी से कम बैच शुरू किया गया है। आप लोग इसमें ज़रूर भाग लीजिए। 11 टाइमिंग था 11 बजे और से शुरू किया गया है 17 जनवरी से। आप लोग इसमें ज़रूर भाग लीजिए और लाभान्वित होइए। और आप लोग लाभान्वित होइए। तो क्या रखा गया है? 60 क्वेश्चन होगा कॉम्बैक्ट में और 45 मिनट का समय होगा, 13 कॉम्बैक्ट मिलेगा। 6 सेक्शन होगा, 6 सेक्शन होगा, रेटिंग, स्कोरिंग और कंटिन्यूटी कॉन्टेक्ट मिलेगा आपको। अल्टरनेटिव संडे को यह प्रोग्राम होगा। इसके लिए जो 1 से 3 रैंक तक जो आएगा, उसमें क्या होगा? उसको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। उसको 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और रैंक 4 से लेकर रैंक 150 तक जो आएगा, उसको ₹1000 का अमेज़न वाउचर दिया जाएगा। जो रैंक 1000 से लेकर जो रैंक 4 से लेके रैंक 150 तक आएगा, उसको ₹1000 का अमेज़न वाउचर दिया जाएगा। एससी-सीएससी हिंदी के चैनल पे न्यू बैच शुरू हो रहा है। न्यू बैच अनअकैडमी पे शुरू हो रहा है यूपीएससी 2021 के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए। 11 जनवरी से शुरू हुआ है नया बैच यूपीएससी 21, 22 और 23 के लिए। 6 महीने का एक 21 के लिए,
6 महीने का क्या चल रहा है, प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, जिसमें अनअकैडमी के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। आपको इंग्लिश इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों में इसकी क्लास दी जाएगी। उसी तरह 1 साल का कंप्लीट 1 ईयर कोर्स चल रहा है 2022 के लिए, जिसमें ये भी 11 जनवरी से शुरू हुआ है। इसमें भी तीनों में क्लास दिया जाएगा। और 2 इयर्स बैच को शुरू किया गया है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए। यहाँ भी आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल तीनों में शिक्षा दी जाएगी और आप लोग की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग दोस्त इसमें जरूर जुड़िए और आप लोग, हमारा कोड है AKS 001 का प्रयोग जरूर कीजिए और इसका फायदा उठाइए। और एनसीईआरटी बैच शुरू किया गया है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो आप 21 दीजिए, चाहे 22 दीजिए, चाहे 23 दीजिए, तीनों में अब फायदा करेगा आपको। क्योंकि एनसीईआरटी क्या होता है, एनसीईआरटी आपका बेस होता है और इससे आपका बेस मजबूत होगा। इसलिए दोस्त आप लोग इससे जुड़िए और इसका फायदा लीजिए। आइकॉनिक प्राइज हाइक में आपको क्या मिलेगा, कनेक्ट विद पर्सनल कोच, मेंस टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन चलेगा, बी पार्ट हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप होगा, राइटिंग डेली कराया जाएगा और डेली कंटेंट मिलेगा। इतना चीज आपको आइकॉनिक प्राइस हाइक में मिलेगा। इसलिए दोस्त आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए तथा आप हमारे कोड AKS 001 का प्रयोग कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हम लोग शुरू करेंगे कृषि, क्योंकि ज्योग्राफी में हम लोगों ने काफी सेक्शन पहले पढ़ लिया है। आप लोग यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि। कृषि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की का केंद्र बिंदु है। कृषि जो है वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। मतलब अभी भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के आसपास घूमती है। कृषि को भारतीय आर्थिक और सामाजिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत और विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण देश की आधारशिला कहा जाता है। अब देख लीजिए क्या कर रहा है, भले ही हम देखते हैं कि भले ही कृषि का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, जीडीपी में घटता जा रहा है, लेकिन आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है क्या, कृषि, एग्रीकल्चर है। क्योंकि भारत की जो सामाजिक जीवन का जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं किस पे, कृषि पे ही आधारित है। दूसरी चीज कि आज भी देश की लगभग 55% जनसंख्या जो है वो का रोजगार किस पे है, कृषि पे निर्भर है। इसलिए हम कुछ भी समझ लें, भले ही कृषि का घटता जा रहा है योगदान, लेकिन आज भी जो विदेशी मुद्रा का जो सबसे बड़ा अर्जन होता है वह कृषि के द्वारा ही होता है। और क्या माना जाता है, कृषि को भारत के जीवन का आधारशिला माना जाता है, आगे बढ़ने का आधारशिला माना जाता है। और किसान जो है वो क्या है, कृषि और किसान हमारे देश की रीढ़ है, वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है। मतलब क्या है, वो हमारी अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी की तरह है। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। मतलब क्या है, प्राथमिक सेक्टर, कृषि क्या है, प्राथमिक सेक्टर में आता है जो हमारे लिए खाद्यान्न व वाणिज्यिक फसलें उत्पन्न करती हैं। क्या कर रहा है कि कृषि क्या है भाई, देखिए 3 सेक्टर में बांटा गया है अर्थव्यवस्था को, किसमें, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर में क्या है, कृषि, पशुपालन, खनन, ये किसमें रखा गया है, मत्स्य पालन, ये रखा गया है आपको प्राथमिक सेक्टर में। और द्वितीयक सेक्टर में किसको रखा गया है, द्वितीयक सेक्टर में रखा गया है आपको जितने फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। और तृतीयक सेक्टर में रखा गया है किसको, सेवा क्षेत्र को। सेवा क्षेत्र का भले ही सबसे ज्यादा योगदान जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में है वो सेवा क्षेत्र का हो गया है। जैसे जैसे सेवा क्षेत्र का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे कृषि का योगदान घटता जा रहा है, घट रहा है। लेकिन क्या है, प्राथमिक कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। यह क्या करता है,
हमारे लिए खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करता है। खाद्यान्न मतलब क्या? जो हम लोग खाते हैं, जैसे गेहूँ, धान, आपको बाजरा, मक्का, ये सब। और वाणिज्यिक फसलों में जैसे गन्ना हो गया, चाय हो गया, ये सब क्या है? वाणिज्यिक फसलें हैं। कृषि के लिए अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द प्रयुक्त किया जाता है। कृषि के लिए कृषि के लिए अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द प्रयुक्त होता है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री और कल्चर अर्थात कृषि करने से है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि के लिए अनिवार्य कारक है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह क्या है? कृषिगत भूमि कहलाती है। जिन क्या कह रहा है कि अनुकूल स्थलाकृति हो, मतलब क्या हो? मैदानी भाग हो। अनुकूल स्थलाकृति मतलब क्या हो? जो कृषि के लिए उपयुक्त हो। जैसे क्या हो? मैदानी भाग हो, उपजाऊ हो। मृदा क्या हो? उपजाऊ होना चाहिए। और जलवायु जो होना चाहिए वह क्या हो? कृषि के सहायक हो। अब ये नहीं कि बिल्कुल सूखा पड़ जाए और बिल्कुल बारिश होती रहे। इसमें दोनों क्या हो? मौसम क्या हो? कृषि के अनुकूल हो, मतलब बैलेंस मौसम हो। इसमें क्या होता है? यही कृषि के लिए अनिवार्य कारक है। पहला क्या? अनुकूल स्थलाकृति हो, मतलब मैदानी भाग हो। स्थूल 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 अनुकूल स्थलाकृति का मतलब मैदानी भाग। और मृदा क्या हो? उपजाऊ हो। और जलवायु जो हो कृषि के अनुकूल हो। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वह कृषिगत भूमि कहती हैं। मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब वही हुआ कि जहां फसलें उगाई जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? कृषि भूमि कहा जाता है। कृषि के अंतर्गत केवल कृषि के अंतर्गत केवल फसलोत्पादन ही नहीं बल्कि पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन आदि व्यवसाय भी शामिल किया गया है। क्या कहने का मतलब हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि है, प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। कृषि में केवल कृषि ही नहीं शामिल है। कृषि में अब क्या जोड़ दिया गया है? कृषि के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, वानिकी, जितना है सब इसको अब प्राथमिक सेक्टर में जोड़ते हुए इसको कृषि के साथ जोड़ दिया गया है। इसीलिए अब इसको कृषि तथा पशुपालन कहा जाता है। कृषि के साथ साथ क्या जोड़ दिया गया है? पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, जितना जो है क्या किसमें है? यह सबको अब कृषि के अंतर्गत रखा गया है और इसको प्राथमिक सेक्टर में रखा गया है। भारत की लगभग 55% जो जनसंख्या है वो किस पे? आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य, 4% भूभाग पर चारागाह और लगभग 21% भूभाग पे क्या है? वन। और 24% भूमि बंजर और बिना उपयोग की है। क्या माना गया है कि भारत का जो कृषि योग्य जो भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल में माना जाता है कि 51% भारत की आज भी क्या है? अभी बताए थे पीछे भी कि भारत की आज भी 55% जो जनसंख्या है वो आजीविका के लिए उनका रोजगार क्या है? कृषि है। कृषि कर्म से है। जैसे मान लीजिए कि आप चले जाइए, आज भी देखेंगे कि पता चलता है कि घर में एक दो लोग नौकरी कर रहे हैं, बाकी लोग कृषि कर्म में जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब क्या हुआ है कि आज भी कृषि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली संस्था है। 55% जनसंख्या जो भारत की है वो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कृषि पर निर्भर है। और भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 51% भाग पर क्या किया जाता है? आधे से ज्यादा भाग पर कृषि किया जाता है, खेती की जाती है। और 4% भूभाग पे क्या है? चारागाह है। और 21% भूभाग पे वन है।
और 24% भूभाग जो है वो क्या है, बंजर है, मतलब जिनका उपयोग नहीं हो रहा है। यही है भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का। 51% भाग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या कई वर्ष, देखिए दोनों डाटा याद रखिएगा कि भारत की कितनी परसेंट जनसंख्या जो है आज भी कृषि पर निर्भर है, या भारत के कितने परसेंट लोगों को रोजगार आज भी कृषि मुहैया कराता है, यह दोनों प्रश्न पूछा जाता है। तो 55%। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट भाग पे कृषि कार्य किया जाता है, तो 51% भाग पे क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। और 4% भूभाग पे चारागाह का निर्माण किया गया है। और 21% भूभाग पर क्या है, वन है। वन तो आप लोग डाटा जानते ही हैं कि वन कितना है, 21% है। और 24% जो भूमि है ये बंजर है। अब इसी को 24% भूमि को सरकार क्या उपजाऊ बनाने के लिए, जैसे कृषि मृदा योजना, अन्य तरह के उपाय किया जा रहा है, सिंचाई के साधनों का बढ़ावा दिया जा रहा है, कि क्या है, जो 24% एक बहुत बड़ा भूमि क्षेत्रफल है जो क्या है, बंजर है, जहां कृषि नहीं होती है, और सरकार इसको कृषि योग्य बनाने के लिए उपाय कर रही है। वर्ष 1950-51 में, वर्ष 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी का योगदान कितना था, 53.1% था, जो वर्ष 90-91 में कम होकर 29.6% रह गया। भारत के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 15-16 में 15.3% से निरंतर घटकर 18-19 में 14.4% हो गया है। क्या कह रहा है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कृषि का जीडीपी में योगदान जो है क्या हो रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। अब सोच लीजिए कि जब देश को आजादी मिली उसके बाद जो 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था, 53%। अब सोचिए उसके बाद से लगातार गिरावट आई है, और 90-51 में यह कितना हो गया, लगभग 30% हो गया। और 2018-19 में कृषि का योगदान घटकर 14.4% हो गया है। यह डाटा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पहला जो है 51-50, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, खास करके 2019, 20, 21, 2020, 21, 22, 23 में जो लोग पीटी देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जान लीजिए कि कई बार यह एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1950-51 में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत था जीडीपी में, तो 53% था, याद रखिएगा। और यह भी पूछता है क्वेश्चन कि भारत के कृषि में, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घटता जा रहा है। 1951 में जहां यह 53% था वह आज घटकर 14% हो गया है। एक कथन और कारण है, इसको सुमेलित करने के लिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो करंट में पूछ सकता है कि 2018-19 में, चाहे 20-21 में अब आप एग्जाम दीजिएगा तो नया डाटा आ जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत था, है यह पूछ सकता है, यह पूछता है। इसलिए आप लोग इस डाटा को देखिए, इकोनॉमिक्स में डाटा क्या है, बदलता रहता है हर साल, इसलिए आप लोग डाटा से अप टू डेट रहेंगे तो आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 14.4% 18-19 में क्या था, कृषि का योगदान था भारतीय अर्थव्यवस्था में। हम क्या देख रहे हैं कि आजादी के बाद से जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घटता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण माना जाता है, देखिए इसके पीछे दो तीन चीज कारण माना। जब सेवा सेक्टर में विकास होगा तो प्राथमिक सेक्टर ऑटोमेटिक घटेगा। दूसरी चीज कि जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव भी इसको कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। क्या हो रहा है, देखिए जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि पर क्या होते हैं, भवन का निर्माण होना शुरू हो गया है,
आप देखेंगे कि पहले जिनके पास बहुत सी ज्यादा भूमियां थी, अब धीरे 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 वो भूमि कम होती जा रही है। कृषि जो अब भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया, कुछ अनुसंधान परिषदों का गठन किया गया। किसके लिए? कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग जान लीजिएगा। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कृषि भवन नई दिल्ली में है। इसी में क्या है? एग्रीकल्चर मंत्रालय है। कृषि भवन नई दिल्ली। स्वरूप क्या है इसका? कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षण कार्यों के लिए भारत सरकार का एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है। अब पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में, मतलब ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हुई थी। यह क्या है? यह भारत सरकार का एक शीर्ष स्वायत्त निकाय है जो किसमें करता है? कृषि से संबद्ध अनुसंधान और शिक्षण कार्यों को बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए दिल्ली में पूसा है, इसी के अंतर्गत आता है, कृषि पर अनुसंधान करता है। मुजफ्फरपुर में पूसा है, कृषि का अंतर्गत अनुसंधान करता है। चाहे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, पंतनगर हुआ, कानपुर हुआ, फैजाबाद हुआ, इस तरह के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये भी इन्हीं से संबद्ध होते हैं, जो कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रयोग करते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? जो अभी बताए हैं वही उद्देश्य है इनका। इनका उद्देश्य है कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना और उनके बारे में कृषि क्षेत्र से संबद्ध लोगों को शिक्षित करना। क्या मतलब? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या? जैसे नए नए बीज का प्रयोग करना, संकर बीज का प्रयोग करना। संकर बीज करने का मतलब क्या हुआ? जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सके। ठीक है। मौसम के अनुसार, भारत में मौसम के अनुसार, भारत की मिट्टी के अनुसार बीज का विकास करना, और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लोगों को क्या करना? लोगों को शिक्षित करना। किसके माध्यम से? कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पंतनगर में की गई थी 1960 में। पहले किसमें था? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया? पंतनगर यूनिवर्सिटी। और आज कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में है, उत्तराखंड में। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है, यह कई बार पूछा गया है कि पंतनगर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है। एक तो क्वेश्चन यही हो गया। और दूसरा पूछा जाता है कि भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी और उसका नाम क्या है? तो 1960 में। का नाम है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। वर्तमान में यह पंतनगर उत्तराखंड में है। वर्तमान में यह पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक मोहिंदर सिंह रंधावा द्वारा लिखी गई है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह किताब का नाम कई बार पूछा गया है कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एग्रीकल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मोहिंदर सिंह रंधावा, MS रंधावा। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल गया? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है, उसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ है, यह आपको परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। और कृषि अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब हुई थी, यह भी पूछता है।
अब हम पढ़ते हैं कृषि से संबंधित शुरू करने डाटा जाने पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे भूमि सुधार जो बहुत जरूरी है। भारत में भूमि सुधार औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारी, रैयतबाड़ी एवं महालबाड़ी क्या औपनिवेशिक शासन काल में हम लोग देखे थे कि इतिहास में हम लोग पढ़े हैं कि अंग्रेजों के द्वारा 3 कृषि बनाए गए, शुरू किए गए। क्या? जमींदारी कृषि व्यवस्था, रैयतबाड़ी कृषि व्यवस्था और महालबाड़ी कृषि व्यवस्था में क्या हुआ, कृषकों का भूमि से जुड़ाव अधिक नहीं रह गया था। भाई क्या था, देखिए जमींदारी में क्या मान लिया गया, जमींदार को मान लिया गया भूमि का मालिक। रैयतबाड़ी में भले ही किसान को भूमि का मालिक माना गया, लेकिन लगान का दर इतना ज्यादा था कि उनको क्या करना पड़ा, जमीनें अपनी गिरवी रख करके अंग्रेजों को राजस्व चुकाना पड़ा। इससे क्या हुआ, लोगों को कृषि से और भूमि से कहीं न कहीं दुराव होना शुरू हुआ। और महालबाड़ी में भी क्या हुआ, इन दोनों व्यवस्थाओं में जो गड़बड़ी थी उसको ठीक करने के लिए महालबाड़ी कृषि व्यवस्था शुरू किया गया। इसमें भी क्या हुआ, इसने तो क्या किया कि रैयत को तो माना, किसानों को, और पूरे गांव को महाल मानकर टैक्स जमा करने का दिया। लेकिन इसने क्या किया कि इस व्यवस्था की गड़बड़ी ने एक नए वर्ग को, एक नए जमींदार वर्ग को जन्म दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि किसानों का कहीं न कहीं कृषि और कृषि भूमि से क्या हुआ, जुड़ाव कम होना शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादकता काफी कम और जोत के आकार का वितरण प्रारूप भी अत्यधिक असमान हो गया। छोटे आकार के जोतों में कृषि का पर्याप्त विकास संभव नहीं था। देखिए कहा जाता है कि भारत में कृषि को पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी माना जाता है। भारत में कहा जाता है कि क्या है, भारत में सीमांत जोत का की संख्या ज्यादा है, मतलब छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है। और कृषि भूमि क्या है, छोटी छोटे आकार में है। कृषि भूमि जो है वो छोटे छोटे आकार में है। जैसे मान लीजिए आप जाएंगे 5 कट्ठे का, 5 कट्ठा मतलब होता है कि एक बिस्सा, 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 10 बिस्सा, मतलब 1 बीघे भूमि में मतलब कितना होता है, 20 कट्ठा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, कहीं 20 बिस्वा कहा जाता है। तो 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, 1 बीघा मतलब 20 बिस्वा होता है। और उसमें क्या होता है कि जब छोटा छोटा होगा तो उसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम होगा। जब भूमि का आकार छोटा छोटा, मतलब जब खेत का आकार छोटा छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम से कम किया जाएगा। और कम से कम जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा तो कृषि क्षेत्र जो है वो लगातार पिछड़ता ही जाएगा। और भारत में कृषि क्षेत्र को पिछड़ने का एक मुख्य कारण ये भी था, है क्या, कि भारत में जनसंख्या का सबसे ज्यादा दबाव कहीं पे है तो कृषि क्षेत्र पे है। और कृषि क्षेत्र पे दबाव होने पे मान लीजिए जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, भाई भूमि तो नहीं बढ़ रही है, भूमि तो उतनी ही है। और भूमि क्या हो रही है, जब डिवाइडेशन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, तो भूमि का जो आकार है वो छोटा 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 होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इससे टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम से कम हो रहा है। इसीलिए कहता है कि भारत में उत्पादकता घटने का एक कारण और कृषि का जीडीपी में योगदान घटने का एक कारण यह भी माना जाता है। भूमिहीन मजदूरों की संख्या क्या थी, अधिक थी। पहले क्या था, जब देश आजाद हुआ तो भूमिहीन मजदूरों की संख्या बहुत अधिक थी, जो कि भूमि के असमान वितरण का परिणाम था। हम देखते हैं क्या कि जब देश आजाद हुआ तो 2 तरह के लोग थे, या तो एक के पास बहुत ज्यादा भूमि थी और एक के पास बिल्कुल भूमि नहीं थी। तो यही क्या था, जमींदारी अर्थव्यवस्था थी। भाई अंग्रेज लोग क्या किए थे, जमींदारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिए थे। एक ऐसा नया वर्ग शुरू तैयार किए थे जो उनकी सहायता कर सके, उनके लूट खसोट में उनका योगदान दे सके, वह वर्ग था जमींदार। तो जब देश आजाद हुआ तो यह भारत के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि 2 वर्ग था। एक वर्ग वह था जो जमींदार वर्ग, जिनके पास क्या था, जो भूमि का स्वामित्व रख रहे थे, और दूसरा वर्ग था मजदूर वर्ग, जो जिनके पास क्या था, भूमि नहीं थी। यह था भूमि का असमान वितरण था।
स्वतंत्रता के बाद इन चुनौतियों पर ध्यान देते हुए सन 1949 में क्या किया गया? भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया। इस कानून के 3 उद्देश्य थे। क्या था? पहला कानून था हलबंदी, पहला था हदबंदी। देखिए यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह कई बार एग्जाम में आप उठा के पेपर देखेंगे तो पूछा गया है। एक ही तीनों जो वो बनाया गया, क्या था? हदबंदी क्या था? हदबंदी के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा अधिकार में रखी जाने वाली अधिकतम भूमि की सीमा निर्धारित की गई। अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। क्या कारण? हदबंदी मतलब क्या होता है? आप शब्द से ही पकड़ लीजिए। हदबंदी का मतलब क्या? नहीं लोग कहते हैं कि आप हद में रहिए। हद में मतलब एक सीमा में रहिए। वहीं से ये शब्द लिया गया है, हदबंदी। जैसे मान लीजिए किसी के पास बहुत भूमि थी, पता चलता था कि 500-500 एकड़, 1,000 एकड़ की भूमि है, और किसी के पास बिल्कुल नहीं थी। तो सबसे पहला काम सरकार ने किया, हदबंदी कानून लाई, और इसमें यह निश्चित कर दिया कि इससे ज्यादा भूमि किसी के पास नहीं रह सकती है। तो इसमें क्या हुआ? जब जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया 1951-52 में, तो क्या किया गया कि इसके तहत किया गया क्या कि उतनी भूमि तो जमींदार को दे दी गई और बाकी भूमि उससे ले ली गई, और उसको क्या किया गया कि भूमिहीन किसानों में उसका उसका वितरण किया गया। वितरण करने का लक्ष्य रखा गया। इसी को क्या कहते हैं? हदबंदी कहते हैं। हदबंदी में मतलब भूमि की सीमा का निर्धारण कर दिया गया कि एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि होनी चाहिए। दूसरा है चकबंदी। पहला है हदबंदी, दूसरा है क्या? चकबंदी। चकबंदी के द्वारा जोतों के आकारों को और छोटा होने से रोकने व भूमि को एकत्र कर बड़ी जोतों के माध्यम से सहकारी कृषि पर बल दिया गया। चकबंदी मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहां पर संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। क्या कर रहा है? पहला था हदबंदी और दूसरा था चकबंदी। चकबंदी का मतलब क्या हुआ? छोटा है। चकबंदी वहां क्या है? जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे खेत हैं, छोटे छोटे खेत है, मान लीजिए पता चलता है कि 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 5 बिस्वा। अब उसमें क्या होता है कि कृषि कार्यों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कम से कम होता है, और इसीलिए सरकार के द्वारा चकबंदी लाया गया। चकबंदी में क्या हुआ? छोटे छोटे खेतों को जोड़कर बड़ा आकार बना दिया जाए, और किसका? सहकारी कृषि पर बल दिया जाए। आप इसी को ध्यान में रखते हुए देखे होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहकारी कृषि पर बहुत बल दिया था। इंदिरा गांधी के समय में दिया गया था। अब राजस्थान में जयपुर में सूरत फार्म आदि का निर्माण किया गया, किसके तरफ? सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन भारत में सहकारी कृषि के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि आप जानते हैं कि भारत में क्या है? भारत कृषि जो है, भूमि जो है, भूमि को लोग मां मानते हैं और इसको बांटना बिल्कुल पसंद नहीं करते। चाहे उसके पास कितनी भी कम भूमि हो, वह सब मतलब भूमि को क्या, बेटी रोटी का ये लोग रिश्ता मानता है, माँ मानते हैं भूमि को, और वह बिल्कुल बांटना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए भारत में के लोगों की भावनाओं को देखते हुए सरकार ने सहकारी कृषि पे जोर देना बंद कर दिया। अब सहकारी कृषि में क्या होता कि सरकार के द्वारा खेती कराई जाती और सबकी भूमि के अनुसार उसका वितरण किया जाता। लेकिन भारत में क्या है? भूमि रखने का मोह बहुत ज्यादा है कि भूमि के हम मालिक हैं, तो यह खत्म हो जाता है। यह लोगों को, इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया और सरकार को अपना सहकारी कृषि से कदम पीछे हटाना पड़ा। नहीं तो जिस समय भारत में सहकारी कृषि पर जोर दिया गया था, आज इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहते। सकारात्मक इसलिए रहता कि जिनके पास भूमि नहीं है वो भी क्या करता, उनके पास भी खाने के अनाज मिलते, उनको भी कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन लोगों के विरोध के कारण सरकार को यह कदम पीछे हटाना पड़ा। चकबंदी का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे जो भूमि के आकार हैं, इनको जोड़कर बड़ा बनाना, मतलब फार्म हाउस का रूप देना।
इसलिए चकबंदी का जो क्रियान्वयन हुआ है, कहाँ 80% क्रियान्वयन हरित क्रांति के व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अन्य प्रदेशों में चकबंदी अपेक्षाकृत असफल रही। उदाहरण के लिए बिहार को लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बाढ़, सूखा, भूमि की उर्वरता में विषमता आदि समस्याएं थी। वस्तुतः संरचनात्मक कारणों के कारकों का विकास के बिना चकबंदी लगभग क्या है, असंभव है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह उन्हीं क्षेत्रों में यह चकबंदी जो रहा सफल रहा जहां पे क्या हुआ, हरित क्रांति हुई। हम देखते हैं कि जहां पे हरित क्रांति, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह चकबंदी सफल रही। लेकिन वह क्षेत्र जहां पे हरित क्रांति नहीं हुई और जो क्षेत्र पिछड़ा ही रह गया, वहां पे यह क्या हुआ, चकबंदी फेल हो गया। जैसे उदाहरण के रूप में बिहार में, आज बिहार में आप आज भी जाएंगे तो वहां भूमि का बहुत बड़ा असमान वितरण है। आज भी बिहार में किसी के पास 500 एकड़ जमीन है तो किसी के पास बिल्कुल भूमि नहीं है। तो यह क्या कारण, बिहार में आज तक चकबंदी ही नहीं हुआ। और इसी कृषि में भूमि की विषमता के कारण हम देखते हैं कि भारत कहाँ पे नक्सलवाद, इस तरह के क्राइम को जन्म मिलता है, इस तरह के आंदोलनों को जन्म मिलता है। भाई होना भी चाहिए, स्वाभाविक भी है कि मान लीजिए किसी के पास पता चला कि 500 एकड़ जमीन है, किसी के पास बिल्कुल भूमिहीन है, ये तो कहीं का भी न्याय नहीं है, सामाजिक न्याय के भी के तहत गलत है। तो उसको भी भूमि का मालिकाना हक चाहिए। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, लेकिन यह पूरी तरह से आज भी हम देखते हैं कि सफल नहीं हुआ। आज भी भारत में भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा है। तीसरा था काश्तकारी अधिकार सुधार। तीसरा था काश्तकारी, पहला हदबंदी, दूसरा चकबंदी और तीसरा काश्तकारी अधिकार। काश्तकारी सुधार, काश्तकारों सुधार के माध्यम से किसानों को जोत का अधिकार प्रदान किया गया तथा जमींदारों के अन्याय से उनकी रक्षा की गई। काश्तकारी सुधार के कार्य को भी बहुत कम राज्यों में हो सके, केवल पश्चिमी बंगाल में इसके लिए कानून बनाया गया, जहां काश्तकारों को जोत का अधिकार तब दिया गया है। क्या कारण कि तीसरा लाया गया था काश्तकारी सुधार। काश्तकारी मतलब क्या होता है, जमींदार के अंदर जो लोग खेती करते थे उनको काश्तकार कहा जाता है। तो बहुत से यह सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया, जब जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ, जब जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ तो उसमें क्या हुआ, भूमि को जो जोत रहा था उसी को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। इसका सबसे बेहतर उदाहरण आप पढ़ेंगे तो हरीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास पढ़िएगा आप लोग, मैला आंचल। उसमें सबसे बेहतर जमींदारी प्रथा के बारे में दिखाया गया है, आपको मजा भी आएगा। बहुत ही शानदार उपन्यास है। यह भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मैला आंचल हरीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, और वो आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जमींदारी व्यवस्था का जब उन्मूलन होता है तो कैसे भूमि के लिए लूट खसोट मचती है जमींदारों के द्वारा। उसका बहुत ही शानदार वर्णन हरीश्वरनाथ रेणु ने किया है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ कि जमींदारी जब अर्थव्यवस्था टूटी तो भूमि का मालिकाना हक किसको दे दिया गया, किसानों को दिया गया। लेकिन यह क्या हुआ, जमींदारों के दबाव के कारण यह बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ, और जमींदारों ने क्या किया, भूमि वापस ले लिया बहुत जगह। और बहुत जगह सरकार की ढिलाई के कारण, बहुत से राज्यों में जमींदारों के दबाव के कारण और सरकार की ढिलाई के कारण क्या हुआ, बहुत जगह तो कानून ही नहीं बन पाए। इसीलिए आज भी आप चले जाएंगे तो दक्षिण भारत में, बिहार में, इन राज्यों में आज भी बड़े बड़े जोत के मालिक मिल जाते हैं। और क्या हुआ, एकमात्र पश्चिमी बंगाल एक ऐसा राज्य रहा, क्योंकि जो वहां पे क्या हुआ, वहां कम्युनिज्म, एक समाजवादी सरकार का गठन हुआ था। इसके कारण भूमि को लेकर, वहां पे काश्तकारी अधिकार को लेकर एकमात्र कानून जहां बनाया गया था वह था बंगाल। क्या कानून बनाया गया कि जब तक कि भूमि स्वयं खेती न, भूमिहीन भूमि स्वामी स्वयं खेती न कर, क्या माना गया है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे भूमि है, जो काश्तकारी कानून कहता है कि जो भूमि को जोतेगा वही भूमि का मालिक होगा, जो भूमि को जोतेगा वही भूमि का मालिक होगा।
तो मान लीजिए जमींदार लोग के पास बहुत भूमि होती थी, तो सब तो भूमि के मालिक होते नहीं थे, तो उन लोगों ने क्या किया उन लोग खेती करवाते थे रैयतों से। तो जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ तो जो खेत को जोत रहा था उन्हीं वही मालिक बन गया। इसमें क्या हुआ कि बहुत से जमींदारों ने अपनी जमीन किसानों से वापस ले लिया। वही सरकार ने कहा, बंगाल में जो नियम बनाया गया काश्तकारी कानून, उसमें यही कहा गया कि जो भूमि को जोतेगा वही उसका मालिक होगा। इस कानून में कुल उत्पादन का 10वां भाग काश्तकार को और 6ठा भाग भूमि स्वामी को मिलने का प्रावधान किया गया है। क्या कहा गया है कि 10वां भाग जो होगा, जैसे मान लीजिए कि बंगाल में कानून बनाया, ठीक है, मान लीजिए भूमि जमींदार की है, लेकिन जो भूमि को जोत रहा है उसके 10वें भाग का क्या होगा, मालिक होगा, और 6ठा भाग जो होगा वो भूमि स्वामी को मिलेगा। काश्तकारी सुधार की समस्या इस कारण भी बनी हुई है क्योंकि जो खेती के स्थान पर कोई अन्य व्यवसाय अपना लिए हैं वे भी भूमि पर अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए यह काश्तकारी कानून भी लगभग क्या है, असफल है। एक क्योंकि जैसे मान लीजिए पता चलता है कि लोग शहरों में जाके बस गए हैं, जो शहरों में बस गए हैं और अन्य व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उनका भी मोह कहीं ना कहीं उन कृषि भूमियों से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और वह उसके अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। 1950-53 में दौरान 1950-53 के दौरान पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया। कई बार यह एग्जाम में पूछा गया कि उन्हें भारत में जमींदारी उन्मूलन कब हुआ, तो 1951-52 में या 1950 से लेकर 1953 में क्या हुआ, जमींदारी उन्मूलन हुआ। 1952 में माना जाता है कि भारत में 1952 में 51-52 में जमींदारी उन्मूलन हुआ। उसके बाद क्या किया गया, जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया। 2 करोड़ कृषकों, क्या किया गया इसके तहत, 2 करोड़ कृषकों को काश्तकारी अधिकार व 1 करोड़ भूमिहीन कृषकों को भूमि का स्वामित्व दिया गया। इसके तहत क्या किया गया कि 2 करोड़ कृषकों को काश्तकारी अधिकार दिया गया और 1 करोड़ से अधिक भूमिहीन कृषक थे उनको भूमि का वितरण किया गया। क्या किया गया इसके तहत, जैसे मान लीजिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ तो सरकार के द्वारा क्या किया गया, जो अधिशेष भूमि थी जमींदारों के पास, अभी हम लोग पढ़े हैं कि हदबंदी तय किया गया था कि एक व्यक्ति के पास इससे ज्यादा भूमि नहीं हो सकती है। तो जमींदारों ने क्या किया, जो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने क्या किया, अपनी ज्यादा भूमि बचाने में सफल है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों में उसका वितरण कर दिया। जैसे मान लीजिए जमींदार ने अपने मामा को, अपने फूफा को, इस तरह अपने अन्य रिश्तेदारों को क्या किए, अपने ही जमीन का वो वितरण कर दिए, उनके नाम से कर दिए। चाहे मान लीजिए कि 5 लड़के, पांचों लड़कों को अलग अलग करके बंटवारा करके उनको भूमि दे दी। इससे क्या हो गया, भूमि तो उनके पास ही बनी रह गई, उन्हीं लोगों के पास रह गई, फिर भी काफी भूमि सरकार को उसके बावजूद भी मिली। तो उसमें क्या किया गया कि 2 करोड़ किसानों को काश्तकारी का अधिकार दिया गया, मतलब खेत जोतने का अधिकार मिला जमींदारों के अंतर्गत, और 1 करोड़ जो भूमिहीन किसान थे उनको जमीनों का बंटवारा किया। मौखिक व्यवसाय होने के कारण यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। मतलब क्या हुआ कि सरकार की भी कमजोरी थी कि सरकार भी उस वर्ग को नाराज करना नहीं चाहती थी, इसको जमींदार वर्ग को। और सरकार ने इस कानून को सही तरीकों से, आज भी क्या हो रहा है देखिएगा कि सबसे ज्यादा बेचारा कोई किसान, कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है तो वह किसान। आज आप देख लीजिए 2-3 महीने से बेचारे दिल्ली में इस ठंड में बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुन रही है, कोई उनका नहीं सुन रहा है, और वो क्या हो गया, राजनीतिक मोहरे बन के रह गए हैं। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सरकार इसके बारे में सोचना चाहिए कि अन्नदाता हैं, इनको अन्नदाता कहा जाता है। अगर लोगों के पेट भरते हैं, लेकिन बेचारे वो क्या हैं, ठंड में बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं। आखिर भारत में कृषि कानूनों का ऐसा क्यों विकास किया जाता है, किसानों को बार बार किसानों को ही आंदोलन करना पड़ता है। यह सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार इनके बारे में बिल्कुल उदासीन रहती है। क्योंकि क्या है, उनको यह लगता है कि 14% का योगदान दे रहे हैं, लेकिन यह नहीं समझ, सरकार को समझ में आता है
कि 55% से ज्यादा लोग जो हैं आज भी कृषि पे निर्भर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन 1951 में चलाया गया था, किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951। देखिए इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। भूदान आंदोलन मतलब क्या होता है? भूदान मतलब भूमि का दान। भूदान का मतलब होता है भूमि का दान। 1851 में 1951 में को विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किए गए भूदान आंदोलन के द्वारा अतिरिक्त भूमि स्वैच्छिक अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया। ये क्या करते थे? भूदान आंदोलन के तहत ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने कहां से किया था? भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने कहां से किया था? तो उस समय के आंध्र प्रदेश से किया था और वर्तमान में तेलंगाना से इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था। और इसके तहत ये क्या करते थे कि जो जमींदार थे, जिनके जो बड़े किसान थे, उनसे भूमि दान के रूप में मांगते थे। भूमि दान के रूप में मांगते थे और कहा जाता है कि इन्होंने काफी भूमि, जमींदारों ने इन्हें भूमि भी दिया, लेकिन कौन सी भूमि दिए? ज्यादा वो उस भूमि को दिए जो कृषि योग्य नहीं थे, जो कृषि योग्य नहीं थे। यह आंदोलन फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि ठीक है, उस भूमि को दिया गया और उस भूमि का वितरण किया गया, जो भूदान के द्वारा जो मिला हुआ भूमि था। और जब किसानों ने उस भूमि को उपजाऊ बना दिया तो जमींदारों के द्वारा उसे वापस ले लिया। यह आंदोलन को फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि जब वो भूमि को किसानों ने उपजाऊ बना दिया, कृषि योग्य बना दिया, क्योंकि भूमि तो जमींदारों के नाम से थी, तो उसको उन्होंने कई जगह जमींदारों ने इसे वापस ले लिया। परंतु भूदान आंदोलन एवं प्रशासन में तालमेल न होने के कारण दान की गई भूमि दान प्रताओं को प्राप्त नहीं हुई। परिणाम स्वरूप भूमि का असमान वितरण बना रहा। क्या रहा? मैं अभी जो बताया इसका मुख्य कारण यही था। क्या था कि विनोबा भावे जी ने तो भूदान आंदोलन शुरू किया, भूमि भी उनको दान में मिली, लेकिन दिक्कत यह रहा कि सरकार से और आंदोलनकर्ताओं में तालमेल नहीं रहा। इसे नियमतः ये होना चाहिए कि जो भूमि दान के रूप में प्राप्त हुई वह किसानों के नाम अगर उसका बैनामा हो जाता, अगर किसानों के नाम कागज बन जाता तो किसान उसके मालिक हो जाते। लेकिन क्या हुआ? सरकार की उदासीनता के कारण मालिकाना जो हक था वो जमींदारों के पास बना रहा। और जब वह भूमि जो बंजर भूमि थी, जब किसानों ने अपने खून पसीने से उसको उपजाऊ बना दिया तो जमींदार उसको वापस ले लिए। और इस कारण क्या हुआ? किसान बेचारा ठगा का ठगा ही रह गया। और भूमि का इस तरह भूमि का हम देखते हैं कि जो असमान वितरण था वह बना का बना रहा। वर्तमान समय में भूमि सुधार को गरीबी निवारण व 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग बना दिया गया है। वर्ष 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जिन भूमिहीन व सीमांत किसानों को भूमि प्रदान की जाए उन्हें प्रति हेक्टेयर 2500 रुपए भी प्रदान किए जाए ताकि कृषि भूमि का विकास कर सके। क्या हुआ कि अब क्या किया गया है? वर्तमान में भूमि सुधार को गरीबी निवारण अधिनियम के तहत 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग बना दिया गया है। और 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि जिन भूमिहीन और सीमांत किसानों को भूमि प्रदान की जाएगी उन्हें प्रति हेक्टेयर 2500 रुपए सरकार के द्वारा क्या किया जाए? प्रदान किया जाए, ताकि वह उन कृषि भूमि का जो क्या है बंजर कृषि भूमि है उनको वह उपजाऊ बना सके। देखिए यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कृषि संगणना मतलब भारत में किस तरह के किसान पाए जाते हैं, यह कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्या कौन है? सीमांत किसान सबसे ज्यादा है। देखिए 5 प्रकार है: सीमांत, छोटे किसान, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े किसान। तो सबसे ज्यादा कौन होते हैं?
सीमांत किसान किसको कहते हैं? कई बार परीक्षा में पूछा गया। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, वो क्या होते हैं? छोटे किसान माने जाते हैं। मतलब वो सारे सीमांत किसान हैं। जिनकी संख्या कितनी है? 86%। भारत में कुल किसानों का 86% से अधिक जनसंख्या जो है वह सीमांत किसानों की है। मतलब जिनके पास क्या है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है और इनके पास कुल भूमि का कितना है? 46% इनके पास है। ये 46% का और जनसंख्या में 86%, कितनी असमानता है देख लीजिए। और छोटे किसान जो है, जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है, 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की जो भूमि होती है, उनको क्या कहा जाता है? छोटे किसान कहा जाता है। और अर्ध मध्यम किसान जो होते हैं, 2 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर तक जिनके पास भूमि होती है, उनको अर्ध मध्यम कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या है 13.35% और इनके पास भूमि है 44%। और बड़े किसान जो होते हैं, मतलब 10 हेक्टेयर से जिसके पास अधिक है, उनको बड़ा किसान माना जाता है और इनकी संख्या है मात्र 0.57%। और इनकी इनका लेकिन देखिए 1% से भी कम इनकी जनसंख्या है, लेकिन इनके पास भूमि है लगभग 9% से ज्यादा। 9% से ज्यादा जो भूमि का मालिकाना हक है, वह आधा परसेंट लोगों के पास, मतलब जो बड़े किसान हैं। तो यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सीमांत किसान तो खास करके आप लोग याद रखिएगा। सीमांत किसान तो आप लोग जरूर ही याद रखिएगा कि किसको कहते हैं। 1 हेक्टेयर से जिसके पास कम भूमि होती है, वह सीमांत किसान है। यह कई बार एग्जाम में आया गया है। और इनकी संख्या कितनी है याद रखिएगा? 86%। यह डाटा जरूर आप लोग याद रखेंगे, यह एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में फसल की कितनी ऋतुएं होती हैं और कौन कौन सी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। यहाँ से आप लोग जब भी परीक्षा देंगे, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। यहाँ से आप लोगों को एक प्रश्न मिलता ही मिलता है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। मतलब भारत के कृषि को 3 भागों में बांटा गया है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो देखिए, आप इस बॉक्स के माध्यम से आप देखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न रहता ही रहता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यह इंपॉर्टेंट है। तो पहला है रबी की फसल। क्या होता है? रबी की फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल तो किसमें? शीतकाल में बोई जाती है, ठंड के मौसम में। और इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रबी की फसल की बुआई की अवधि क्या है। तो अक्टूबर नवंबर में। इसमें कौन कौन से फसल है जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू जो है, ये आदि जो फसल जो है, ये किसकी फसल है? रबी की फसल है। इनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और इनकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि जो हैं, ये किसके फसल हैं? ये रबी की फसल है। यहां से एक प्रश्न रखता ही रहता है। दूसरा है खरीफ की फसल, और इस साल के लिए तो और इम्पोर्टेंट है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो किसान जब आंदोलन कर रहे हैं, तो किसान जब आप लोग याद रखिएगा कि कृषि चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। परीक्षा की दृष्टि से भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। पूछे तो हमेशा ही जाते हैं। कृषि तो एक ऐसा सेक्टर है कि आपको चाहे आप इससे लिखिए, चाहे कोई भी परीक्षा आप दीजिए, इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रहता ही रहता है। यह चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है खरीफ की फसल। इसको क्या कहता है? ग्रीष्मकालीन फसल, मतलब एक गर्मी में बोया जाता है। इसकी बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में। मतलब बरसात की जब शुरुआत होने वाली होती है गर्मी में, इसकी जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई किया जाता है। इसमें क्या है? खरीफ में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी,
सोयाबीन। यह किसकी फसल है? यह जो फसल है, यह है आपको खरीफ की फसल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। एक फसल का नाम दे देगा, पूछ देता है कि यह किसकी फसल है, बताना है। तीसरा है जायद। देखिए जायद की फसल किसको कहा जाता है? जायद की फसल में वह फसल आता है जिसे सब्जी वाला जो सीजन है, मार्च अप्रैल में देखिए इसकी बुआई होती है, जून जुलाई में इसकी कटाई की जाती है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि जो प्रकार, जो मतलब क्या होना, जिनमें लता होती है, जो क्या होते हैं, जमीन पे फैलते हैं, उनको जायद की फसल कहा जाता है। इसमें खरबूजा हुआ, तरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, भिंडी हुआ, या क्या होती है, जायद, खास करके सब्जी नुमा जो फल है, इसको क्या कहा जाता है? एक जायद की फसल है। इसलिए आप, ये इंपॉर्टेंट है बॉक्स, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहां से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। अब खाद्यान्न फसलों में हम लोग पहला पढ़ते हैं चावल या धान। खाद्यान्न फसल में देखिए हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या, चावल। हम लोग कृषि को दो हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे, कृषि भाग एक और कृषि भाग दो। तो हम लोग आज कृषि भाग एक पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चावल या धान। भारत की अधिकांश जनसंख्या का भोजन क्या है? चावल है। चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। क्या कह रहा है? भारत में कृषि एक क्या है? एक मुख्य व्यवसाय है, और उसमें भी चावल की जो कृषि की जाती है, यह क्या है? चावल जो है एक प्रमुख भोजन भी है, और भारत की जनसंख्या का एक प्रमुख भोजन क्या है? चावल है। और भारत में 3000 से ज्यादा किस्म के चावल की कृषि की जाती है। और क्या है, कृषि जलवायु के, जो विभिन्न कृषि जलवायु में उगाई जाती है। जैसे मान लीजिए आप चले जाइए तमिलनाडु में, चावल की दो फसल होती है। छत्तीसगढ़ में चावल की दो फसल होती है। पश्चिम बंगाल में चले जाइएगा, चावल की दो फसल होती है। लेकिन आप वहीं पे उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में जाइएगा तो एक फसल होती है। तो मतलब क्या है, अलग अलग मौसमों में, क्षेत्रों में, कृषि प्रदेशों में अलग अलग चावल की कृषि की जाती है। इसकी कृषि समुद्र तल से, की कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत के उष्ण आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। कह रहा है क्या कि इसका जो चावल की जो खेती है, कितना, समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक चावल की खेती भारत में की जाती है। लेकिन चावल की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? जल है। यह फसल उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा उगाई जाती है जहां सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है, जिनकी सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा किया गया है। जिसमें क्या है, पंजाब है, पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, दक्षिण में है, जहां पे क्या किया गया है, सिंचाई की ज्यादा व्यवस्था है। उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे धान का फसल ज्यादा उगाया जाता है। चावल मूल रूप से एक खरीफ या ग्रीष्मकालीन फसल है जो जून से अगस्त के बीच क्या जाती है, बोई जाती है, एवं नवंबर से जनवरी के बीच काटी जाती है। कब बोया जाता है? चावल किसका फसल है? खरीफ का फसल है, जो जून जुलाई में जिसको बोया जाता है, और अगस्त, जून से अगस्त तक बोई जाती है, वही जून जुलाई अगस्त में बोई जाती है, और नवंबर से लेकर जनवरी तक इसका क्या होता है, यह तैयार होता है। इस फसल को, जो धान की फसल है, इसको तीन नामों से जाना जाता है। धान की फसल को तीन नामों से जाना जाता है, अमन, साली या अगहनी। अमन, साली और अगहनी। देखिए याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमन किसका क्या है, या शाली क्या है, अगहनी क्या है, या किस किस फसल के नाम से जाना जाता है, किन फसलों का नाम है। यह धान का फसल है, अमन, साली और अगहनी।
पूर्वी भारत तथा तमिलनाडु में यह क्रमशः शरद तथा ग्रीष्म ऋतु की फसल है। मतलब क्या होता है, अभी बताइए कि तमिलनाडु में दो फसल उगाया जाता है, किसका, चावल का। एक शरद ऋतु में मतलब ठंड के ऋतु में, और एक गर्मी के ऋतु में, दोनों में उगाया जाता है, जिसे क्रमशः आस या कार्तिकी या बोरी या दलुआ के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या हुआ, गर्मी में जो शरद ऋतु में जो उगाया जाता है चावल, तमिलनाडु में उसको क्या कहते हैं, आस कहते हैं, या पूछा गया है परीक्षा में। तमिलनाडु में शरद ऋतु में जो फसल उगाई जाती है धान की, उसको आस कहते हैं, और जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है उसको बोरी कहते हैं। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत सम्मिलित कुल क्षेत्र के 1/3 से अधिक भाग पर क्या किया जाता है, चावल की खेती की जाती है। मतलब भारत का जो भी कृषि क्षेत्रफल है उसका 51% कृषि क्षेत्रफल है, उसमें 1/3 भाग मतलब उसका जो है करीब करीब कितना, करीब करीब 17%, 17% भाग पे केवल चावल की खेती की जाती है। चावल के लिए यह देखिए, यह तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है, बारिश और तापमान कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चावल के लिए कितना तापमान होना चाहिए और कितने सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चावल की फसल के लिए 25% औसत तापमान होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान होना चाहिए, और 150 सेंटीमीटर औसत बारिश होना चाहिए। मतलब चावल की फसल के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 25%, और औसत वार्षिक वर्षा होना चाहिए 150 सेंटीमीटर। कम वर्षा की दशा में सिंचाई भी करनी पड़ती है। देश के कुल चावल उत्पादन का 50% से अधिक चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश राज्यों से प्राप्त होता है। क्या कर रहा है कि भारत में जितना भी चावल का उत्पादन किया जाता है उसका 50% से अधिक जो है वह केवल 4 प्रदेशों से उगाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, पश्चिमी बंगाल से जो चावल के उत्पादन में नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, आंध्र प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। भारत में भारत में कृषि कृष्णा गोदावरी डेल्टा, भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंतर्गत आते हैं। मतलब क्या होता है, इतिहास में कहा गया है कि कृष्णा गोदावरी क्षेत्र डेल्टा में क्या है, एक हाथी के बैठने, एक हाथी जितने दूर में बैठती है उतने भूमि पे एक परिवार का भरण हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि वह जो क्षेत्र है वह काफी उपजाऊ है। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वह काफी उपजाऊ है, और धान के लिए तो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, चावल का कटोरा कहा जाता है। पूर्वी तट की नदियों घाटियों में चावल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत चावल का कम उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एवं कृषि वर्ष में चावल की 2-3 फसलें उगाई जाती है। अभी बताए थे, हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में या दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु में खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाती है। क्या कह रहा है कि दक्षिण के राज्य जैसे तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उनमें क्या किया जाता है, पश्चिम बंगाल हुआ, पूर्वी भारत में इसमें क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़ में यहाँ चावल की जो होती है धान की 2 से 3 किस्म फसलों का उगाया जाता है पूरे साल में। इसमें क्या है, मौसम उनके लिए अनुकूल है, बारिश ज्यादा होती है, तापमान सामान्य बना रहता है। लेकिन देश का जो अन्य भाग है, खास करके हिमालय का उत्तर वाला क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यह जो क्षेत्र है यहाँ चावल की एक खेती होती है जो किसमें, गर्मी में बोई जाती है। इसको क्या कहा जाता है, इसको जो किस पे निर्भर होती है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है वह उस पर निर्भर रहती है, और उसको इस बाकी क्षेत्रों में खरीफ की फसल के नाम से जाना जाता है। भारत के कुल कृषिगत क्षेत्रों में सर्वाधिक
भारत में कुल कृषिगत क्षेत्र के सर्वाधिक एवं 1/4 भाग पर क्या किया जाता है, चावल की खेती की जाती है। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 43.79 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल 2017-18 में चावल के उत्पादन में देखिए, पश्चिम बंगाल नंबर 1, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तब उत्तर प्रदेश। यह डाटा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग डाटा को एक बार चेक कर लीजिएगा, डाटा को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल यही है डाटा। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तब उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल में जो बोया जाता है सबसे ज्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में बोया जाता है, उसके बाद से पश्चिमी बंगाल में, तब छत्तीसगढ़ में। देखिए, उत्पादन में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है, पंजाब 2 नंबर पे है, उत्तर प्रदेश 3 नंबर है चावल के उत्पादन में। लेकिन क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश 1 नंबर है, पश्चिम बंगाल 2 नंबर है, और 3 नंबर पे कौन हो जाता है, छत्तीसगढ़। अब हम पढ़ते हैं गेहूं। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12.32% गेहूं का क्या करता है, उत्पादन करता है। भारत पूरे विश्व का 12.32% गेहूं का क्या करता है, उत्पादन करता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का क्या है, दूसरा स्थान है। चीन के बाद विश्व में क्या करता है, देखिए, गेहूं और चावल, गेहूं और चावल दोनों में याद रखिएगा आप लोग, चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। और क्या कि विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पे आता है। गेहूं और चावल दोनों में भी दूसरे स्थान। गेहूं की फसल में वृद्धि काल के मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, जबकि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है, गेहूं की फसल किसमें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेहूं की फसल के लिए उच्च तापमान, निम्न तापमान, उच्च वर्षा या निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो जान लीजिए कि गेहूं की फसल के लिए क्या है, मध्यम तापमान होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होना चाहिए और न बहुत ज्यादा ठंड होना चाहिए। मध्यम तापमान होना चाहिए। और बारिश क्या होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती है और सूखा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, और जिस समय गेहूं की कटाई होनी हो, मतलब फल पकता है, उस समय तापमान क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, तभी तो जल्दी सूखेगा। भारत में गेहूं की कृषि के लिए तापमान जो है, कई बार यहाँ एग्जाम में आया हुआ है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान और लगभग 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कितना, 10 से 15 सेंटी डिग्री तापमान होना चाहिए और 80 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, वार्षिक वर्षा होना चाहिए। गेहूं के विकास का सु अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत का अधिकांश गेहूं भारत के विशाल मैदान की जलोढ़ मिट्टियों में उगाया जाता है। क्या कह रहा है कि गेहूं के विकास के लिए क्या चाहिए, दोमट मृदा चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का फसल कहाँ उगाया जाता है, गंगा गंगा जमुना का जो मैदान है, गंगा सिंधु का जो मैदान है, इस बेल्ट में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है। क्योंकि इस कौन सी मृदा पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में दोमट मृदा पाई जाती है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही बढ़िया मट्टी मानी जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा गेहूं का फसल यही उगाया जाता है। उत्तर भारत का जो मैदान है, भौगोलिक विस्तार में आप लोग देखेंगे, जो उत्तर भारत का मैदान है, जो नदियों के द्वारा निर्मित है, या किसके लिए जाना जाता है, दोमट काप मृदा के लिए जाना जाता है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
गेहूं की फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तर मध्य भाग में, अभी वही जो बताए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इस क्षेत्र में आता है। रबी की फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। देश की कुल कृषिगत क्षेत्र का लगभग 23%, 29.58 मिलियन हेक्टेयर भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। मतलब जितना कृषिगत क्षेत्र है भारत में, उसका 23% भाग पर क्या किया जाता है? गेहूं की कृषि की जाती है। भारत में दो प्रकार के गेहूं उगाया जाता है। भारत में गेहूं जो है वो दो प्रकार का उगाया जाता है। पहला है, एक होता है सामान्य रोटी का गेहूं। सामान्य रोटी का गेहूं सफेद रंग और मुलायम होता है, जिसे भारत के उत्तरी मैदानों में उगाया जाता है। मतलब उत्तर गंगा का जो मैदान है, उसमें जो गेहूं उगाया जाता है वो किसके लिए होता है? वो रोटी के लिए होता है। सामान्य रोटी का गेहूं माना जाता है उसको। उसमें ये क्या होता है? सफेद होता है और मुलायम होता है। दूसरा होता है मैक्रोनी गेहूं। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। मैक्रोनी गेहूं क्या उगाया जाता है? जैसे मान लीजिए जो सूखा रहित क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड का क्षेत्र हुआ, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र हुआ, राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, विदर्भ का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है? जहां पे पानी की कमी है, जहां पे मौसम सूखा होता है, वहां पे मैक्रोनी प्रकार का गेहूं उगाया जाता है। जो किसके लिए जाना जाता है? यह मैक्रोनी जो गेहूं किसमें? सूजी, जो सूजी तैयार की जाती है वह किसे तैयार की जाती है? मैक्रोनी गेहूं से ही तैयार की जाती है। आप लोग जान लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया है कि सूजी किससे तैयार की जाती है। सूजी का हलवा लोग बना के खाते हैं, वह मैक्रोनी गेहूं से तैयार की जाती है। यह लाल रंग का एक कठोर होता है, यह मुलायम नहीं होता है। यह गेहूं जो होता है मैक्रोनी, यह लाल रंग का कठोर होता है, जिसकी खेती प्रायद्वीपीय भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में, मतलब दक्कन का पठार में। प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या हो गया? मध्य प्रदेश से लेकर और कर्नाटक, जो दक्कन का पठार का क्षेत्र है, महाराष्ट्र पकड़े हुए, उन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। किसकी? मैक्रोनी गेहूं की। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की अनेक बौनी प्रजातियों का विकास किया गया है। बौनी प्रजातियां मतलब किस लिए? कि जो असिंचित क्षेत्रों में भी जिनका उत्पादन हो सके, इसीलिए बौनी प्रजातियों का विकास किया जाता है। जिनमें क्या है? लरमा रोजो 64। देखिए, कई बार एग्जाम में आप देखेंगे यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से या किसकी फसल किस्म है, किस्म पूछा जाता है। तो इसमें ले जान लीजिए आप लोग, क्या है? लर्मा रोजो 64, सोनारा 63, सोनारा 64, मेया 64 और 5227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया है। नोरिन 10 कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। नोरिन 10 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्या है? यह गेहूं के बौनेपन का जीन है। नोरिन 10 जो है, यह गेहूं में बौनेपन का जीन है। नोरिन 10 राज 3077 गेहूं की एक प्रजाति है। राज 3077 क्या है? गेहूं की एक प्रजाति है। यह देर से बुआई के लिए एवं सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी औसत उत्पादकता 36 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर माना जाता है। इसको गेहूं की कुछ अन्य किस्में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोनालिका कौन कौन है? देख लीजिए, सोनालिका है, अर्जुन है, कुंदन है, अमर है, भवानी है, चंद्रिका, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी। ये क्या है? ये गेहूं की किस्में हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। गेहूं के फसल रोग कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। पीला कीट, भूरा कीट, काला कीट, ये तीन जो है क्या है? ये कीट जो है किसमें लगते हैं? गेहूं में लगते हैं। करनाल ब्रंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। कई बार यह एग्जाम में आया हुआ है।
करनाल ब्रंट जो गेहूं का एक रोग है, किसके कारण होता है? तो वह कवक है, फंगी है, कवक जनित रोग है। यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1931 में होती। करनाल ब्रंट किसका रोग है? करनाल ब्रंट जो है वह गेहूं की फसल का रोग है। करनाल ब्रंट कवक से होता है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीला कीट, भूरा कीट और काला कीट जो है गेहूं का रोग है। गेहूं के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। उसके बाद से पंजाब, तब मध्य प्रदेश, 30 नंबर मध्य प्रदेश है। और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है, सबसे ज्यादा बोया भी जाता है क्षेत्रफल में। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है दूसरे क्षेत्रफल में बोने में, और तीसरा पंजाब में। क्षेत्रफल में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, और उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। इस तरह आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम अपने अगले क्लास में हम हाउ टू क्रैक यूपीएससी सीएससी, मतलब हम यूपीएससी सीएससी को कैसे क्रैक करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप लोग जरूर उसमें हिस्सा लीजिए। हाउ टू क्रैक यूपीएससी सीएससी, हम उसके बारे में बात करेंगे अपने अगले क्लास में। इसी के साथ हम आज, उसके बाद जब उसको हम फिर उसके अगले क्लास में कृषि पार्ट 2, जो कृषि का जो दूसरा भाग बचा हुआ है, मोटे अनाज, तिलहन, दलहन, उसमें हम लोग हरित क्रांति पढ़ेंगे। उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग हमारे कोड AKS001 के माध्यम से एडमिशन लीजिए, तथा आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपका क्लास आज धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।